आज से लगभग 1 अरब वर्षों के बाद पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि इसकी भयंकर गर्मी के कारण यहाँ पर महासागर नहीं बच पाएंगे और यहाँ का सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम पहले से ही एक नए घर की तलाश कर रहे हैं। हम इंसानों ने हमारे प्लेनेट के सबसे दुर्गम कोनों पर विजय प्राप्त करना संभव बनाया है। हम घनी झाड़ियों के बीच से गुजरे और ऐसे रास्ते बनाए जहां पहले कोई मौजूद नहीं था। हमने जंगल के बीच में नई जैविक प्रजातियों की खोज की और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई। इसके बाद तकरीबन 20वीं सदी की शुरुआत में हम इंसानों ने केवल अल्प विकसित उपकरणों की मदद से बर्फ के कुछ विशाल और बंजर जमीनों की खोज की। अंटार्कटिका के इस जमे हुए बंजर भूमि में जीवित रहने के लिए हमें सुपर ह्यूमन क्रिएटिविटी और अनुकूलन की आवश्यकता थी। आज हमारी पहुंच पृथ्वी से बाहर दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंची हुई है। हम जब भी रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी जैसा कोई प्लैनेट मौजूद होगा जहां पर हम इंसानियत को बसा सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने लंबे समय से मानवता के अगले पड़ाव के रूप में मंगल ग्रह पर विचार किया है, लेकिन अब तक हमारे एक्सप्लोरेशन के इतिहास को देखते हुए मंगल पर जीवन बसाने का सपना हमारे लिए फिलहाल संभव नहीं है, जिस कारण वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा था कि हमारे पास पृथ्वी जैसी कोई और जगह नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों की इस सोच को चुनौती तब मिली जब हमने अपने ही सौरमंडल में टाइटन नाम के एक चंद्रमा की खोज की। इसकी पृथ्वी से मिलती जुलती बहुत सी खूबियों को देखते हुए इसने दूसरे घर की तलाश में हमारी आशा को पुनर्जीवित कर दिया। पृथ्वी से लाखों मील दूर एक कॉलोनी बनाने में क्या लगता है? मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना एक बुरा आइडिया क्यों है? और क्या हमारी टेक्नोलॉजी टाइटन की एक तरफा यात्रा पर इंसानों को भेजने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। पृथ्वी पर हमारे पास ऑक्सीजन है, पीने का पानी है और एक सुइटेबल टेम्परेचर है, और सभी तरह के रेडिएशन से बचने के लिए पृथ्वी के चारों तरफ एक शील्ड मौजूद है जो हर रोज हमें बहुत सी कॉम्प्लेक्स समस्याओं से बचाती है। और जैसा हम जानते हैं, ये सब जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हीं कंडीशंस को पृथ्वी के बाहर कहीं ढूंढना लॉटरी लगने के बराबर है। अब मंगल ग्रह को ही ले लीजिए। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर करोड़ों सालों पहले पृथ्वी जैसा ही वातावरण हुआ करता था। इसके पास सुंदर झील थी, एक गर्म तापमान था और शायद मौजूदा लाइफ भी। लेकिन आज ये मात्र बंजर है, इसलिए इसे कॉलोनाइज करना समझदारी नहीं है। जहाँ का एवरेज तापमान हड्डियां जमा देने वाला हो, जहाँ रेडिएशन इतनी तेज है कि हर कदम मार्स की मिट्टी पर आपको अंतिम समाप्ति के करीब ले जाता है। लेकिन चलो मान लें हमने मार्स पर एक कॉलोनी बसाने का फैसला लिया है। देन व्हाट वुड इट टेक? हाइपोथेटिकल सिनेरियो। पृथ्वी पर एस्ट्रोनॉट्स का एक दल रॉकेट में सवार होते हैं। आज से तकरीबन 7 महीने बाद ये मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले पहले इंसान होंगे। वहां पहुंचते ही इनका पहला काम रहने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना होगा, एक सील्ड एनवायरनमेंट जो सही एयर प्रेशर, ऑक्सीजन के स्तर और टेम्परेचर को बनाए रखने में सक्षम हो। तकरीबन इतना बड़ा क्षेत्र कि लोग उसमें रह सकें। जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक उपकरण होने चाहिए और साथ ही में एक्सकेवेशन और फार्मिंग जैसे कामों के लिए एक कमरा होना चाहिए। मंगल ग्रह पर सेफली लैंड होने के बाद अब वैज्ञानिक मिनरल्स की खोज में मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहे हैं, जहां जल्द ही पहली मेगा स्ट्रक्चर बनाई जाएगी। ये सभी स्ट्रक्चर भविष्य में बनने वाले सेटलमेंट की नींव होंगे। इंटेंस डस्ट स्टॉर्म और कॉस्मिक रेडिएशन से बचने के लिए उन्होंने शेल्टर्स ले लिए हैं, जिससे उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से एक्सकेवेटर्स मिट्टी खोदना शुरू कर देंगे और 3D प्रिंटर इसे फिजिकल स्ट्रक्चर्स में बदल देते हैं। इसका मतलब है कि मानवता एक विदेशी दुनिया में अपना पहला घर बनाने में कामयाब रहती है। वैज्ञानिकों ने इमारतों को कुछ ऐसे बनाया है कि वो अंडरग्राउंड फैली हुई हैं, जहां वे सुरंगों के एक कनेक्शन के माध्यम से दूसरे डोम से जुड़ी हुई हैं। वैज्ञानिकों ने इन मेगा स्ट्रक्चर्स की संरचना कुछ इस प्रकार से की है कि अब कॉलोनी को एक्सटर्नल सोर्सेज से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये अभी भी पानी, ऑक्सीजन और एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई पर निर्भर है। कॉलोनी में जीवन आसान नहीं है। बायोलॉजिस्ट अपना अधिकांश दिन वनस्पति विकास को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने में बिताते हैं। इसके लिए बिना किसी इंटरफेरेंस वाले फोकस की आवश्यकता होती है, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटी या ह्यूमिडिटी में मामूली उतार चढ़ाव भी पूरी फसल को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि पूरी कॉलोनी का जीवन इस पर ही टिका हुआ है। मंगल ग्रह की सतह पर बर्फ की खोज में जियोलॉजिस्ट के साथ साथ वैज्ञानिक भी डोम्स के बाहर रहते हैं,
क्योंकि ऐसे कठिन वातावरण में ये लोग कुछ भी बर्बाद करना सही नहीं समझते। पानी, खनिज, पसीना और यहाँ तक कि यूरिन को भी रिसाइकल किया जाता है। 3D प्रिंटर का उपयोग अंतरिक्ष यान के पुर्जे और आवश्यक उपकरण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी से शिपमेंट में बहुत अधिक समय लगता है और कॉलोनी के पास इतना समय नहीं है। कॉलोनी का सिस्टम इतना नाजुक है कि एक छोटी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। कॉलोनी को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस कारण से ऊर्जा उत्पादन एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाता है। इस प्लेनेट पर रेत के तूफान अनियमित होते हैं, जिसके कारण रेत वायुमंडल में एक छोटा पर्दा बनाती है, जिससे सौर पैनलों पर रेत की एक चादर बन जाती है, जिसके कारण ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रोबोट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के उचित कामकाज को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन उन्हें भी बराबर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और इन्हें बार बार ठीक करने के लिए बेस को छोड़ के बाहर आने का मतलब है लगातार खतरे में रहना। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, जो पृथ्वी के कंपैरिजन में लगभग 100% पतला है, यानी कि मंगल पर हवा पृथ्वी के मुकाबले 99% कम है, जिस कारण अंतरिक्ष से बहुत ज्यादा वस्तुएं बिना जले मंगल की सतह पर आ जाती हैं। और क्योंकि ग्रह का कोर जम गया है, इसलिए कोई मैग्नेटिक शील्ड नहीं है, इसलिए कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन लगातार एक खतरा है। इसलिए हर एक सूट सेंसर से लैस है, जो एटमॉस्फेयर में होने वाले सारे चेंजेस और अंतरिक्ष से आने वाले सारे संभावित खतरों के बारे में आगाह कर देगा। एक मोटा एटमॉस्फेयर और आरामदायक क्लाइमेट इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एलॉन मस्क ने मंगल ग्रह पर आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर बनाने का एक आइडिया दिया है। अगर मार्स के नॉर्थ पोल पर न्यूक्लियर बम से विस्फोट किया जाए तो प्लेनेट का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कम है और यही कारण है कि वाटर वेपर और CO2 पृथ्वी पर आवश्यक ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि मंगल के वायुमंडल में बड़ी मात्रा में CO2 है। ये पृथ्वी के वायुमंडल का केवल 1% डेंस है, इसलिए कुल मिलाकर इस गैस की मात्रा मंगल ग्रह पर कम है और इसका ज्यादातर बड़ा हिस्सा मंगल ग्रह की पोलर रीजन्स में अंदर दबा हुआ है। बट समहाउ अगर हम इस गैस को एक्सेस करने में कामयाब भी हुए, फिर भी ये इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर पर ज्यादा असर नहीं डालेगा, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, जिससे यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्लेनेट पर उतनी हीट है ही नहीं जो पानी को लिक्विड फॉर्म में रोक सके। और न्यूक्लियर विस्फोट करने पर तो प्लेनेट और भी ज्यादा इनहैबिटेबल हो जाएगा। हालांकि ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है, ना कि कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। एकमात्र चीज जो मंगल ग्रह को आकर्षित बनाती है वो इसका पृथ्वी से डिस्टेंस है और इसका पास्ट है। लेकिन क्या ये काफी होगा? क्या हमारे सारे रिसोर्सेज को इस प्लेनेट पर लगाना और सालों की मेहनत जिसका कोई पुख्ता परिणाम ना हो, क्या ये सही होगा? क्या होगा यदि हमारी ब्रह्मांडीय महत्वाकांक्षाओं के लिए मार्स से कोई बेहतर दुनिया हो? टाइटन एक ठंडा बर्फीला चंद्रमा है जो शनि प्लेनेट की परिक्रमा करता है और ये पृथ्वी से और भी दूर है। लेकिन फिर ये भविष्य के लिए एक बेहतर उम्मीदवार क्यों है? हमने पहले ही एक अंतरिक्ष कॉलोनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण कर लिया है। ये पृथ्वी से मात्र 250 मील की दूरी पर है और इसके क्रू को रिसोर्सेज की लगातार आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमने मंगल ग्रह पर एक काल्पनिक कॉलोनी की बात की थी। लेकिन टाइटन की सतह पर और उसके नीचे पहले से ही संसाधनों की भरमार है, बस उन्हें इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। कैसिनी अंतरिक्ष यान को शनि तक पहुंचने में लगभग 7 साल लगे थे, यानी आने वाली इंसानी आधुनिकता को देखते हुए ये कहना संभव होगा कि अगले 50 वर्षों में हम इंसानों को केवल 2 वर्षों में टाइटन तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। टाइटन पृथ्वी और मंगल से 5 गुना ज्यादा दूर है, जहां औसत तापमान -300 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और यहां पहुंचने का मतलब है कि घर वापसी की उम्मीद न रखना। टाइटन को मंगल से जो बात खास बनाती है वो है इसका वायुमंडल। पृथ्वी की तुलना में इसका वायुमंडल लगभग 50% मोटा है। एक घने वायुमंडल का मतलब है कि ग्रीन हाउस प्रभाव को ट्रिगर करना आसान होगा, जिससे टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक कि लगभग 75 डिग्री फ़ारेनहाइट का मामूली तापमान तरल मीथेन को गैस में बदलने के लिए पर्याप्त हो सकता है, जिससे एक चेन रिएक्शन क्रिएट होगा, जिस कारण यहाँ पर मीथेन रेन बंद हो जाएगी और बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और चंद्रमा की सतह पानी से ढक जाएगी।
लेकिन ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होगा, इसमें समय लगता है। और अगर हम टाइटन पर एक कॉलोनी बसाते हैं तो वह सीमित ऊर्जा, भोजन, ऑक्सीजन और पानी के संसाधनों के साथ समय के साथ चलेंगे, जिन्हें धरती से लाया जाएगा। जैसे हमने मंगल ग्रह पर रहने वाले हाइपोथेटिकल सेटलर्स की बात की थी, लेकिन कम से कम उन्हें इतना प्रेशर तो नहीं सहना पड़ेगा जितना टाइटन पर इंसानों को होगा। टाइटन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 50% ज्यादा है, जिससे वहां पर खड़ा होना पृथ्वी के समुद्र में 50 फीट अंदर होने जैसा महसूस होगा। वहीं मंगल ग्रह पर बिल्कुल इसका उल्टा है। मंगल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण अगर आप वहां बिना स्पेस सूट के चलने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्किन और मसल्स स्वेल करना शुरू कर देंगी और जॉइंट्स टूटने लगेंगे, फेफड़े फट जाएंगे और खून उबलने लगेगा। शायद ये सुनने के बाद लोग रहने के लिए टाइटन को ज्यादा पसंद करेंगे। टाइटन खतरनाक है, फिर भी यह संसाधनों का खजाना है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा होने के साथ साथ ये एक हाइड्रोकार्बन फैक्ट्री है। हाइड्रोकार्बन में से एक प्रोपेलिन है, जिसका उपयोग पृथ्वी पर प्लास्टिक और रेजिन के बेसिक इंग्रेडिएंट बनाने के लिए किया जाता है। जिन सामग्रियों पर ह्यूमंस ने सदियों से महारत हासिल की है, वे टाइटन पर प्रमुख निर्माण संसाधन बन गए हैं। टाइटन पर टिकाऊ हल्के स्ट्रक्चर मटेरियल तत्वों का इस्तेमाल करके और आधुनिक उपकरण बनाए जा सकते हैं, जो मेगा स्ट्रक्चर और किसी न किसी दिन कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। टाइटन पर बसने वाली कॉलोनी मोस्टली एक हेजी एटमॉस्फेयर और अंधेरी जगह में ही रहेंगी, और यहाँ तक कि जब दिन का सबसे उज्जवल समय होता है, टाइटन तब भी धुंधले वातावरण में घिरा रहता है, जिससे वहाँ बसने वालों को चंद्रमा पर नेविगेशन में कठिनाई होगी। वहीं मंगल की तरह टाइटन पर इंसानों को बसाने के लिए सबसे पहले कोई छत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल टाइटन की खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे, फिर ये हमें अंतरिक्षीय उल्कापिंडों से कैसे बचाएगा? दरअसल इसे सैटर्न की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्शन मिलती है, और ये हर समय उसके रिंग्स की प्रोटेक्शन में भी रहता है। टाइटन पर पृथ्वी के 7 साल के बाद सीजनल चेंजेस होते हैं। इस चंद्रमा की सतह पानी की जगह मीथेन और इथेन के महासागरों से घिरी हुई है, लेकिन टाइटन पर इसकी इतनी ज्यादा मात्रा है कि यदि इसमें कोई ऑक्सीजन होती तो चंद्रमा फट जाता। हालांकि हम इंसानों को मीथेन के इस भंडार का सही उपयोग मिल जाएगा, क्योंकि अब ये सूर्य से 880 मिलियन मील दूर है। सोलर एनर्जी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो हम यहाँ एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे? दरअसल जैसे हम हाइड्रो पावर उत्पन्न करने के लिए झीलों और समुद्रों का उपयोग कर रहे हैं, वैसा ही शनि के चंद्रमा पर भी किया जा सकता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि टाइटन पर इतनी मीथेन है कि इससे हजारों वर्षों तक बिजली उत्पन्न की जा सकती है। टाइटन 5% मीथेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिएक्ट करके थोड़ी मात्रा में कार्बन रिच कंपाउंड्स के अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के निर्माण में योगदान देता है, जिस कारण इसका वायुमंडल अधिकतर नाइट्रोजन है। जब ये एटम सूर्य के प्रकाश और उच्च ऊर्जा कणों के संपर्क में आते हैं तो वे सैटर्न के मैग्नेटिक फील्ड में आके हाइड्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जब टाइटन पर इंसान ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे तो उसे एक सिक्योर कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही किया जाएगा। हालांकि टाइटन पर ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करने का आइडिया शायद विस्फोट को न्योता दे सकता है, लेकिन ये चंद्रमा को विस्फोट नहीं करेगा। ऑक्सीजन खुद एक विस्फोट या निरंतर आग के लिए फ्लेमेबल नहीं है। आपको ईंधन सोर्स ऑक्सीडाइजर जैसे ऑक्सीजन और एक इग्नाइशन सोर्स के संयोजन की आवश्यकता होती है। भले ही हम टाइटन के वायुमंडल में फ्री ऑक्सीजन पेश करें, ये मीथेन के साथ रिएक्ट करने से पहले जम जाएगा। सौभाग्य से टाइटन पानी से भरा है। वैज्ञानिकों को यकीन है कि चंद्रमा में एक उप सतह महासागर है जहां पानी फ्रोजन नहीं है, और इसे नासा के मिशन से दोबारा निकाला जा सकता है। चंद्रमा के महासागर की खोज एक पनडुब्बी के द्वारा की जाएगी, जिससे हमें वहां समुद्र की गहराई में जीवन के होने के सबूत भी मिल सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन के गहरे समुद्र में शायद कुछ विशाल समुद्री जीव भी हो सकते हैं, जिन्हें आज तक कभी नहीं देखा गया, और जो करोड़ों सालों से टाइटन की गहराइयों में पनप रहे होंगे, जहां कोई प्रकाश भी नहीं है। जरा सोचिए, पहली बार इन जीवों को अपनी आंखों से देखना कैसा होगा। अगर हम इन सभी चुनौतियों को पार करके टाइटन तक पहुंच जाते हैं तो एक बार सांस लेने योग्य हवा सुरक्षित हो जाने पर हम कॉलोनी पौधे उगाना शुरू कर देंगे। टाइटन पर नाइट्रोजन एक फर्टिलाइजर की तरह काम करेगी, जिससे पौधे आएंगे। लेकिन पौधे उगाने के लिए सबसे प्रमुख चीज है सूर्य का प्रकाश, जिसे यहाँ पहुंचने में तकरीबन 80 मिनट लग जाते हैं, और यह प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने वाले प्रकाश से बहुत धुंधला होगा, जिसके कारण से
यहाँ ज्यादातर अंधेरा ही रहेगा। ऐसे हालातों से निकलने के लिए वैज्ञानिकों के पास एक तरीका है जिसमें वो मोलन टंगस्टन की एक बॉल को सूर्य जितना हीट करेंगे तो वो एक आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा और एक अच्छा सोर्स ऑफ लाइट साबित होगा। इस विचार को वास्तविकता बनाने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत एक्सपेरिमेंट्स करना होगा। टाइटन पर एक दिन लगभग 15 पृथ्वी दिनों का होता है और टाइटन पर आबादी बसाना आसान नहीं है, लेकिन मंगल की तुलना में ये इस पैमाने के प्रयास करने के लिए वर्थ इट साबित हो सकता है। हालांकि हमारे पास टाइटन के अलावा यूरोपा, एन्सेलेडस और गैनीमीड जैसे और भी चंद्रमा हैं जिन पर कॉलोनी बसाई जा सकती है। हालांकि दोस्तों, फिलहाल हमारे पास टाइटन के अलावा कोई दूसरा चंद्रमा नहीं है जहां पर हम जीवन को बसाने का विचार सोच सकते हैं। वैज्ञानिक मानव जाति के अंश को विलुप्त होने से पहले इसे किसी नई धरती पर बोना चाहते हैं। मानव जाति की शुरुआत तो पृथ्वी से ही हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अंत भी यहीं होगा। सो खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपकी इस विषय पर क्या राय है? आपको मंगल और टाइटन में से कौन सबसे ज्यादा हैबिटेबल लगता है और कहाँ कॉलोनीज बसाई जा सकती हैं? हमें जरूर बताइएगा।